हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम PYQs कर रहे हैं जेई मेंस में जो आए थे अप्रैल 2023 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज में बहुत कुछ जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ, कुछ मिसिंग है वे भी अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर देखें किस किस के अपलोड हो गए हैं। ओके, ट्रिक्स वगैरह भी देखता हूँ। तो ये चैनल है आविश केमिस्ट्री। मेरा दूसरा चैनल है आंसर एक्सपर्ट, उस पर जरूर देखें। और answerexpert.com एक मेरी वेबसाइट है, उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको फ्री मटेरियल, क्वेश्चंस के आंसर सेम जो है वो रिटर्न में मिल जाएगा विद पीडीएफ्स। इस सब्जेक्ट की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर देख सकते हैं। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ log k फॉर द रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दे दी है और एट 298 केल्विन पूछा गया है। ठीक है, अब एक बार देखिए, डेल एच नोट की वैल्यू दी है, डेल एस नोट की वैल्यू, log k की वैल्यू पूछी गई। तो वी नो कि जो डेल जी है 2.303 RT log k विद माइनस साइन, ये होता है आपका डेल जी। नाउ इसमें तो आप log k तो निकाल दोगे, लेकिन अब डेल जी कहां से निकलेगा। नाउ बिकॉज डेल एच और डेल एस की वैल्यू दी गई है तो आप डेल जी आराम से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले को यूज करके, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएंगी बिकॉज 2098 केल्विन पे है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको ये दो चीज अगर पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पे। ठीक है, तो डेल जी क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल एच क्या है आपका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। डेल एस नॉट क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। करेक्ट। नाउ अब इसमें डेल जी की वैल्यू चाहिए मुझे log k की निकालने, तो ऑब्वियसली इसको निकालूंगा मैं। तो ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे डेल जी की, इसको बस वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें। डेल एच क्या है, -54.07 किलो जूल पर मोल है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको सबको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि के हटा दो। ओके, सो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे डेल एस भी जूल पर केल्विन में दी हुई है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -54070 जूल पर मोल। समझ में आया ना। मैंने क्यों किया, क्योंकि सबको एक यूनिट्स में करना है। तो ऐसे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली, राइट। सो माइनस टी डेल एस, टी क्या है आपका 298 केल्विन, करेक्ट। और आपका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपकी हो गई डेल एस से, जो कि आपकी 10 दी हुई है, यानी इधर होगी 10 जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसको ये क्या हो गया, जूल पर मोल। सिंपल कैलकुलेट कर दो इस पूरे को, जब आप -54070 -2980 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल जी आपकी हो जाएगी इधर -57050 जूल पर मोल। करेक्ट। अब इस वैल्यू को जब आप इस वैल्यू में पुट कर देते हो तो इसका आपका क्या आंसर आएगा, देखिए वैल्यू रखने के बाद -57050 तो आपका ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट में -2.303। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी आपकी, मैंने सबको जूल मोल और केल्विन में आ गया, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। समझ में आपको। टी क्या हो जाएगा, गिवन है 298 और log k की आपको वैल्यू निकालनी है। समझ में आया। इस पूरे को सिस्टम को आप इधर ले जाओ, तो log k की वैल्यू फाइनल जब आप कैलकुलेट करते हो वो आ जाएगी 10। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी कैलकुलेशन है इसमें। समझ में आया। ठीक है, तो सिंपल आपको बस ये जो दो कंसेप्ट है ना गाइस, ये वाले, ये और ये चीजें आइडिया हो जाएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 10। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द ग्राफ ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। राइट, कि मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया भैया, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, वो आपका मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बी सी इज, इस पॉइंट को अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब कोई ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें कहा हुआ है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, नॉन स्पॉन्टेनियस सी, तो वगैरह वगैरह बताना आपको, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ अब इस ग्राफ में आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप गौर से देखोगे, एक तो ये स्लोप इस तरह है, इसमें ये वाला स्लोप है और इसमें
ये बेसिकली पैरेलल लाइन है, ठीक है, इस लाइन से, करेक्ट। नाउ जब इस तरह का पॉइंट होता है, जब ये नेगेटिव ये स्लोप हो गया, तो उसमें डेल जी जो ये है ना, बेसिकली क्या हो गया, देखिए इस पॉइंट पे ये थी हाई वैल्यू, और अब नीचे आ रहा हूं, इस पॉइंट पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो डेल जी इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे आपकी डेल जी नेगेटिव हो रही है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या है, ये पैरेलल लाइन है यहाँ पे, तो अगर ये पैरेलल एक्सटेंड चले तो डेल जी इक्वल्स टू 0 होता है। और जब इस वाला स्लोप है तो अगर ये वाला वैल्यू डेल जी की और ये वाली वैल्यू, भैया देखता हूँ, समझ रहे हो, तो ये माइनस ये डेल जी क्या है, पॉजिटिव है, समझ में आपको। हालांकि ये आपको ग्राफ देख के भी समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब व्हेनेवर डेल जी इज लेस देन 0, इसका मतलब डेल जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जब डेल जी 0 है, इसका मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और जब डेल जी इज ग्रेटर देन 0 या कहूं तो पॉजिटिव है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आपको। नाउ इसमें एक चीज और होती है, वो जो मैं आपको बताता हूं, वो ये है, अगर डेल जी लेस देन 0 है ना, तो इस केस में क्या है कि जो रेट है, बेसिकली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आपकी, वो प्रीफर हो रही है। जैसे ए अगर ये बी है, ये हो गया इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं ये कह दूं ये हो रही है, तो ये होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रीफर्ड। और अगर मैं ये कह दूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इस तरह कह दूं तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन प्रीफर हो रही है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन इज गेटिंग प्रीफर्ड, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल है, और इस केस में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज गेटिंग प्रीफर्ड। समझ में आया। तो अगर आप इस सब पूरे जो कंसेप्ट को, अगर थ्योरी को अगर या देखें, तो जो आपका ऑप्शन बी है इज योर करेक्ट आंसर। एंड व्हाई रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट सी। अब अगर सब में देखो ए को और बी को, इसमें देखो गलती क्यों है, ए स्पॉन्टेनियस सही है लेकिन बी इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन इसमें गलत है। सिमिलरली सब में देखोगे तो ऐसे ही हो रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, ये बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो गया। हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये दी हुई है। अब देखिए हीट ऑफ कंबशन दी हुई है, इन सब की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी हुई है। समझ में आया आपको। अब एक बात देखिए, अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन इन सब को मिलाऊं ना, तो एक जो फाइनल इनकी रिएक्शन बनती है ना, देखिए ऐसे बनती है। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को बस समझे। जो प्रॉपर रिएक्शन बनती है वो ऐसे बनती है, 2C + 3H2 + ½ O2, ये हो गया आपका C2H5OH। समझ में। तो ये आपकी रिएक्शन बनती है फॉर्मेशन की इथेनॉल की, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो आपको अब इसकी रिएक्शन बनाइए। देखिए पहले H2 का देखते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिया हुआ है, तो H2 + O2 कंबशन हो रहा है, क्या बनाएगा, H2O। समझ में आपको। और रिएक्शन क्या है इसकी, ऑब्वियसली बैलेंस आउट करोगे आप, तो बैलेंस आउट करके तो क्या बन जाएगा, ½ O2। तो ये क्या हो गया, इसकी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट निकल रही है, यानी -241.8 kJ में है सब, अभी मैं इतने लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद कार्बन की दी हुई है, यानी कार्बन + O2 = CO2, तो इसमें कितनी निकल गई आपकी, -393.5 एनर्जी निकली। और अब हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH भी दिया हुआ है, यानी C2H5OH को, यानी देखिए ये अल्कोहल हो गया, जब इसको आप ऑक्सीजन के करते हो तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें CO2 तो निकलेगा ही, प्लस H2O भी निकल जाएगा। इसको अब सिंपल बैलेंस आउट कर दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 3। इसकी जो मिली हुई है आपकी -212 ये आ गई। अब इसको देखिए, इसको आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, इस रिएक्शन को आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, तो आकि आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाए। फिलहाल तो अब ऊपर से देखते हैं। यहाँ 2H2 है, तो यहाँ पे 3H2 है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 मोल H2 बर्न करने में, अगर मेरा देखिए ये पर मोल है, समझ में आपको, H2 पर मोल बर्न कर रहे हो, यानी 1 H2 मोल बर्न कर रहा हूं, तो -2418, यानी 2418 एनर्जी रिलीज हो रही थी।
अगर 3 मोल लूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे करना है। अब कार्बन है, कार्बन में इसमें 2C है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2O2 ये हो गया। सो सिमिलरली इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, समझ में। अब इसमें C2H5 है जो है ये एक ही है लेकिन राइट साइड में है, तो इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यानी +3O2, करेक्ट, उल्टा कर दिया और सिंपल, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स कर दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1234.7। समझ में आया। अब इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब इसको बस आपको माइनस प्लस माइनस करना है। अब देखिए ऐड कर देते हैं कुल मिला के इन दोनों रिएक्शन को, समझ में आया। तो 3H2 है तो यहाँ पे 3H2 लिख देते हैं और कहीं नहीं दिख रहा आपको 3H2 इसमें, है ना। अब 3/2O2 है और इधर 3O2 है, करेक्ट, और इसका 2O2 है, यानी इसको एडजस्ट करोगे पूरा सब्ट्रैक्ट माइनस तो इतना आ जाए आपका ½ O2। ठीक है, इसको यानी ये क्या हो गया, 7/2 - 3 यानी 1/2 हो गया, यानी 1/2 O2, करेक्ट। अब ये हो गया। अब कार्बन लिख दिया आपने जो का तो 2C, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और अब 2CO2 है, 2CO2 है, ये कैंसिल आउट हो गया। 3H2 है, 3H2 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिर्फ ये C2H5OH। गाइज समझ में आया होगा ना आपको कि मैंने क्या किया इसमें, बस क्योंकि ऐड किया था तो क्या हो जाएगा, -241.8 इंटू 3 करके आपके वैल्यू क्या आ जाएगी, -725.4। इसको करोगे आ जाएगी -787। अब देखिए किलो जूल पर मोल में ही है, ये हो गया। तो अगर इसको ऐड कर दोगे इन सब को तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 278 एवरेज। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। जो करेक्ट आंसर है वो इज आपका 278। ये विद माइनस साइन ही आएगा, देख लेना आप, है ना, कैलकुलेशन है किलो जूल पर मोल। सो समझ में आया गाइज, एक बार दोबारा देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a 60 watt electric heater is immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container with adiabatic walls, यानी हीट आपकी नहीं आ सकती अंदर ना बाहर जा सकती, द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए एक कंटेनर है फिक्स्ड अमाउंट का, इसमें एक हीट गैस है अंदर और इसमें एक इमर्शन रोड है, वो डाल दी 100 सेकंड के लिए डाली, फिर हटा दी, लेकिन बंद है, समझ रहे हो। यानी जब टेम्परेचर राइज हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद हटा दी थी, है ना। तो क्या कि हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब 60 वॉट का मैंने रोड अंडर डाली फॉर 100 सेकंड तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा। तो इसका मतलब कोई अगर दूसरी गैस होगी, हो सकता था उसका 2% ही बढ़ता 100 सेकंड में, अगर इतनी वॉट की डालते। कोई तीसरी गैस होती उसका हो सकता था 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता। तो यानी कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी हीट कैपेसिटी पे ऑफ द गिवन गैस। ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर जब गैस ही है और वॉल्स एडियाबेटिक है तो इसका मतलब जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हीट कितनी ले ली आपकी गैस ने उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ में, सिंपल फॉर्मूला है गाइज इसमें। देखिए जब भी आपको हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस निकालनी है, ठीक है, एडियाबेटिक कंडीशन में, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल एनर्जी है अमिटेड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, समझ में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यानी टोटल एनर्जी अमिट क्या हो गया, क्योंकि इसमें वॉट दिया हुआ था तो पावर ऑफ जो भी रोड की है इनटू टाइम आ जाएगा, डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आया। अब सिंपल वैल्यू रख दो, पावर क्या है इसकी 60 वॉट की थी, ठीक है, वॉट को आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो। समझ में आपको, सेम चीज है। तो 60 इंटू 100 सेकेंड के लिए रखा था, तो ये हटा दूं अगर मैं तो सेकंड भी कट जाएगा इसमें, डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 5 लिख दिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो या 5 केल्विन लिख दो, क्यों, देखिए ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू करता हूं तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 5 ही केल्विन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी, मैंने सिंपल स्टेट लिख दी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे केल्विन भी लिख दो, सेम बात है। ठीक है, इसको जब आप 600 ये 1000/5 हो जाएगा, आंसर आ गया 1200 जूल पर केल्विन। समझ में, यूनिट मैच करिए, तो 1200 हो गया।
आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, रिएक्शन दी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखिए अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बॉम्ब कैलोमीटर दिया हुआ है, यानी आपको क्या बोल सकते हो कि आपको इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ T del S needed to reach equilibrium is, the minimum value of T del S needed to reach equilibrium. Now अभी देखिए क्या होता है, we know T del S आपको सबसे पहले अगर देखते हो कहाँ फॉर्मूले में आता है, del G equals to del H minus T del S रहता है। Now for equilibrium क्या होता है, del G की वैल्यू होती है 0, समझ में आया। इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 अगर आप इसमें पुट कर देते हो तो 0 इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यानी टी डेल एस क्या हो गया आपका डेल एच। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो टी डेल एस पूछी हुई है टू रीच इक्विलिब्रियम, ये कैसे निकल जाएगी अगर मैं सिंपल डेल एच यानी एंथैल्पी चेंज निकाल लूं, समझ में आया आपको। नाउ बिकॉज एक रिएक्शन दी हुई है, डेल एच डेल यू दिया हुआ है, डेल एच निकालना है, सिंपल आपका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी चेंज डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी क्या है, वेयर डेल एन जी, इस केस में देखिए जब आप निकालते हो तो डेल एन जी का केस क्या होता है कि नंबर ऑफ जो गैसियस हो गए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे ये 2 और ये 3 मोल्स ऑफ गैसियस, ये हो गया प्रोडक्ट का, माइनस एन जी किसका, रिएक्टेंट का। इसमें ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 2 माइनस 3 और एक 4 यानी -2, समझ में आया। तो डेल जी की वैल्यू इसमें रख दो बस, डेल एच हो गया, डेल यू क्या दिया हुआ है 1406, और क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ था, रिलीज हुई थी, दिस विल बी विद माइनस साइन। नाउ प्लस डेल एन जी क्या है -2, आर की वैल्यू क्या है 8.3 और टेम्परेचर क्या है 300। ओके गाइज, नाउ एक चीज पर ध्यान रखिए गाइज, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना आप, ये है आपका किलो जूल में, ये -2 हो गया, 8.3 जूल पर केल्विन है, ये केल्विन, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इसको किलो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आपको। तो इस जब आप पूरे को सोल्व करते हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा -1410.98, समझ में आया, किलो जूल। इसको राउंड ऑफ कर दोगे लगभग तो 1411 मान लो किलो जूल, ठीक है। तो यानी डेल एच यानी आंसर क्या हो गया आपका इज -1411। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, पहला जो आपका ऑप्शन है वह इलेक्ट्रिकल वर्क दैट रिएक्शन कैन परफॉर्म at a constant pressure and temperature is equal to the reaction gives energy. So this is the correct statement. क्यों, क्योंकि देखिए जो gives free energy है change at constant pressure और constant temperature पे होता है is a measure of जो maximum non expansion work होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का which can जो परफॉर्म हो सकता है। so जो maximum non expansion work है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो मेजर होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी से आप देख सकते, ठीक है। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है बेसिकली इट अकाउंट्स फॉर बोथ द एंथैल्पी चेंज डेल एच और आपका जो एंट्रोपी चेंज होता है उसके ऑफ द सिस्टम, इसका भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर नहीं है, ठीक है। जो दूसरा है ई नोट सेल इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ठीक है। देखिए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो बेसिकली ये समझा जाता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। किसी भी कोई जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी कोई सेल रिएक्शन हो रही है, इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नाउ देखिए सिर्फ जो चेंज ऑफ प्रेशर मैं मानता हूं ना कि प्रेशर पे डिपेंडेंसी आ रही है, वो जैसे आप देखोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के या रिएक्शन कोशेंट है क्यू, इस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो ई नोट सेल है उस पे डिपेंड नहीं होता।
सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके बाद है आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि इज इट दिस एनएफ में और उसमें, सो दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपका बिल्कुल सही है, ई नोट अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल एस अपॉन एनएफ, दिस इज करेक्ट। अब लास्ट पूछा, ए सेल इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबली इफ द सेल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक फंडामेंटल कंसेप्ट है आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या होता है कि देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी कोई सेल है इज ऑपरेटिंग अंडर ऑपरेटिंग रिवर्सिबली, ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जब बोलते हैं ईएमएफ फोर्स है, जैसे सेल पोटेंशियल है आपका, ई नोट सेल है, वो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाता है आपकी अपोजिंग पोटेंशियल के, जो इसमें बोला हुआ भी है, ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या होता है, जो अपोजिंग फोर्स है उससे क्या होता है कि जब ये बैलेंस हो जाता है तो कोई नेट करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो आपका स्टॉप हो जाता है, समझ रहा है? क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये गाइस सिंपल कंसेप्ट था, इसको देख लीजिए। तो फिलहाल जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, और इधर इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया? 1। समझ में आपको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The enthalpy change for the adsorption process and micelle formation respectively are, देखिए सिंपल है। सबसे पहले आप एडजॉर्प्शन का देखिए। देख फॉर एडजॉर्प्शन प्रोसेस, चाहे वो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, फिजिक्स ऑप्शन, या केमिकल एडजॉर्प्शन है, यानी केमिक्स ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये तो होता है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। लेकिन जनरली जो डेल एच है इनका, एंथैल्पी चेंज फॉर एडजॉर्प्शन इज लेस देन 0 आइडियली, ठीक। केमिकल में थोड़े से एक्सेप्शन हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर ले लेते हो तो डेल एच जो एडजॉर्प्शन एंथैल्पी चेंज है अब एडजॉर्प्शन की, इन केस ऑफ मतलब एडजॉर्प्शन ऑब्वियसली वो लेस देन 0 होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल लेते हो तो क्या होता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इसलिए रिलीज होती है बिकॉज जैसे जैसे एडजॉर्प्शन जो मॉलिक्यूल हैं वो कोई सरफेस है जैसे आपकी, इसमें मॉलिक्यूल आपके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो, समझ में? सिमिलरली जैसे अगर आप केमिकल्स ऑप्शन का लेते हो, जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं इस केस में, है ना, एनर्जी है इसमें वो रिलीज होती है बॉन्ड्स फॉर्मेशन में इस केस में। तो इसलिए डेल एच जो एड्जॉर्प्शन इज लेस देन 0। नाउ मिसेल फॉर्मेशन के केस में क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन जो आपकी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में मतलब डेल एच होगा आपका ग्रेटर देन 0। समझ में आएगा गाइस आपको? तो इस वजह से क्या होगा, इस आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें कुछ रिएक्शन है, उनकी कुछ एंथैल्पी चेंज दी हुई है और इसकी आपको रिएक्शन बतानी है। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल मैथ्स का टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कुल मिला के आपको ये दो रिएक्शन को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि ये रिएक्शन आ जाए और अकॉर्डिंगली आपको ये एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए राइट साइड में CO है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूँ अभी, 2CO2, ठीक है, O2 और हो गया यहाँ पे 2CO। तो यहाँ -x था तो इसका आ गया अभी +x। अभी मैं कुछ डिवाइड घटा नहीं रहा हूँ फिलहाल। देखिए अभी यहाँ पे C + O2 CO2 है, तो यहाँ पर लेफ्ट में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, C + O2 समझ में, और यहाँ क्या हो गया CO2। इसको तो सिंपल आपने -y लिख लिया। अब एक बात गौर से देखो, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये C तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ O2 है, इधर O2 है, इधर O2 है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब राइट साइड में देखते हैं, ये CO2 है, ये CO2 है, 2 CO2 हो गए तो यानी ये दिक्कत हो रही है, कटेगा इसमें। और यहाँ पे 2 CO है, यहाँ पे 1 CO है। तो एक काम करता हूँ, देखिए इस रिएक्शन को डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और सिमिलरली ये भी 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन ये क्या हो जाएगी, CO2 समझ रहे हो, हाफ O2 + CO, और इधर क्या आ गया x/2। अब ऐड कर दो इसको, देखो C, ठीक है, CO2 कैंसिल, ये हाफ O2 है, O2 है, इधर हाफ आ जाएगा तो + हाफ O2, अब तक मैच कर रहा है, और CO, ठीक है। तो ये क्या हो गया -y + x/2, या क्या करो तो x - 2y / 2। समझ में आपको गाइस? सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको समझा पाया होगा मैं।
बहुत गाइज ये मैथ्स का क्वेश्चन था, सिंपल इजी क्वेश्चन था बस। अगर ये मैथ्स में भी दे देते ना तब भी आपको ऐसे करना था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब देखिए एक एक रिएक्शन में देखते हैं। पहला है I2 गैस से 2I में चेंज हो रहा है, ये एटोमाइजेशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसमें रिक्वायर होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों? देखिए क्या हो रहा है, I2 एक जो I2 मॉलिक्यूल है वो इसको एनर्जी देके दो डिफरेंट I एटम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो एटोमाइजेशन हो गया और इसमें रिएक्शन रिक्वायर्ड होगी, तो दिस इज एंडोथर्मिक, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन है HCl, अब देखिए HCl गैस और H और Cl सेम रीजन एटोमाइजेशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस Cl को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे I को बॉन्ड को ब्रेक करके I और I इसमें H और Cl अलग कर देंगे, तो रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड। सिमिलरली H2O L को जी हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो वाटर वेपर में, तो ऑब्वियसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो दिस इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख के तो आपको सिंपल पता लग रहा होगा, कंबशन हो रहा है, CO प्लस O2 को, CO2 जब भी कंबशन होता है तो ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज, तो इसमें क्या होगा, डेल एच आपका लेस देन 0 होगा। इसका मतलब दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझे। अब लास्ट ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। देखिए क्या होता है, जब भी आप अमोनियम क्लोराइड को जो कि सॉलिड में है H2O में यानी वाटर में डालते हो, तो जो ये एक्वस में आयंस में ब्रेक हो जाता है H और Cl नेगेटिव में, इसमें क्या होता है, एनर्जी जब रिक्वायर्ड होती है तब होता है। अब देखिए क्या है, ये आपका सपोज कंटेनर है, इसमें पानी था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड NH4Cl इसमें डाल रहा हूँ, तो ये तो NH4Cl था, तो इसको NH4 आयंस और Cl आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो बाहर से आपकी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, समझ में आपको, तब ये ब्रेक होगा, तो मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो यानी दिस इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब 1 2 3 एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3Al, इनका मिक्सचर है जो कि 1:2 में है। द हीट इवोल्व्ड किलोजूल पर ग्राम। गाइस थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन को या स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पर ग्राम दिया हुआ है या पर मोल दिया हुआ है, इसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। हालांकि चेंज छोटा सा है लेकिन फिर भी आपको देखना रही है ना। ऑफ द मिक्सचर इज हीट इवोल्व पूछा हुआ है। देखिए क्या है, वैसे तो आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन में लिख भी दूँ तो क्या हो जाएगा, Fe2O3, ये Al रिएक्शन मिक्सचर है, ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2Fe, ये भाई यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका जो एंथैल्पी रिएक्शन का देखूँ निकाल के, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो एंथैल्पी जो आपका फॉर्मेशन है आपका प्रोडक्ट का माइनस टोटल आपका रिएक्टेंट का, समझ में। तो अब प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे तो राइट साइड में क्या है, Al2O3 Fe क्या है, स्टैंडर्ड है स्टेट में, सॉलिड तो इसका 0 हो जाएगा, सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी 0 हो जाएगा। अब इसका और इसकी जरूरत है आपको, यानी Al2O3 है यानी -1700 एंड माइनस इधर क्या हो जाएगा, -840 किलो जूल पर मोल में है दोनों, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आ जाएगा -860 किलो जूल पर मोल। तो 860 हो गया। अब ध्यान से देखिए ये है किलो जूल पर मोल, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन आपको दी हुई थी किलो जूल पर मोल में, आपको निकालनी है बेसिक किलो जूल पर ग्राम में, समझना, किलो जूल पर ग्राम में निकालनी। तो किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर ग्राम में कैसे निकालोगे, ये तो हो गया पर मोल, हीट एनर्जी पर मोल। इसको अगर आप तो डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास, समझे, ऑफ Fe2O3 प्लस Al, यानी जो रिएक्शन मिक्सचर था, ठीक है, इनके टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो जूल पर मोल से जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो इस वजह से
देखिए ऑब्वियसली गाइज मोल को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको उसके मोलिकुलर मास से, ठीक है। तो इसमें Fe2O3 और Al का क्या है, 1:2 में है, तो 1 ये हो गया और 2 Al ये हो गया। Fe2O3 का एटॉमिक मास क्या, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, देखिए मोलिकुलर मास से Fe2O3 आई होप आप निकाल ही लोगे, Fe और O है, तो यहाँ 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 ऐसे करके निकाल लोगे, तो इसका टोटल जो मोलिकुलर मास हो जाएगा 160। प्लस एल्यूमिनियम का क्या है 27, एटॉमिक मास तो 2 इंटू 27, इसको निकालोगे तो 214। तो यानी ये क्या हो जाएगा, -860 को अगर आप 214 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका किलो जूल पर मोल था अब किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा, समझना, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 किलो जूल पर ग्राम विद माइनस साइन, समझना है। आई होप गाइज आपको समझ में आ ही गया होगा गाइज जी, -4 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए गाइज, आसान क्वेश्चन था ये, बस ये आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, गाइज ये तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वे होती हैं जो कि विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना जो अमाउंट है आपका सब्सटेंस का उसके इंडिपेंडेंट होती, समझ में आया। अब जैसे आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यों, देखिए अमाउंट है ना इसमें, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इतना अमाउंट है या इतना अमाउंट है, तो ये नहीं होगा। मोलर हीट कैपेसिटी, ऑब्वियसली देखिए मोलर हीट कैपेसिटी है, तो मोलर हीट कैपेसिटी होगी आपकी जो आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी आपकी हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई नोट सेल आपके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, जो सेल पोटेंशियल है वो है ही, ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ये नहीं होगी, ठीक है। मोलर मास, ऑब्वियसली मोलर मास हो गया, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। एंड लास्ट आपका हो गया मोल, मोल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलैरिटी, ई नोट सेल एंड मोलर मास। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया है वो क्या आ गया, 4, ठीक है। तो 4 इज योर करेक्ट आंसर, जो इसमें नंबर पूछा था। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है 350 केल्विन इज इन 2 liter vessel of thermally conducting walls which are in contact with the surrounding. It undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against a constant pressure of 4 atm, ठीक है गाइज। नाउ द एंट्रोपी चेंज पूछा हुआ गया है। अब एक बात आप ध्यान रखिए इस चीज में, देखिए वी नो के जैसे फॉर एग्जाम्पल Q होता है जो इन आइसोथर्मल कंडीशंस इक्वल्स टू -W हो जाएगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। ऑल्सो वर्क डन, ठीक है, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा, nRT ln V2 अपॉन V1, समझ में आया, ये वैल्यू हो गई। नाउ बिकॉज डेल एस पूछा हुआ है, डेल एस क्या हो जाता है, Q अपॉन T, समझ में आ गया सबको, डेल एस क्या हो गया, Q अपॉन T, यानी इसको इसमें रख दूं, यानी -nRT ln V2 अपॉन V1 को अगर मैं T से कर दूं, ये आ गया, T से T कैंसिल, यानी -nR ln V2 अपॉन V1। N क्या दिया हुआ है 1, R क्या दिया हुआ है ये 8.314 ln 3/2, इसको सोल्व करते हो तो आपका जो आंसर आ जाएगा इज 3.37, ये माइनस साइन आएगा इसमें ना, प्लस। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, 3.37 आ जाएगा इसमें, या अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ तो 3 जूल पर केल्विन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन इन सिस्टम्स A एंड B रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मीथेन इन दोनों सिस्टम में, दो कंटेनर, एक एडियाबैटिक सिस्टम, एक डाइथर्मिक कंटेनर है। अब इसमें बताना है टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए गाइस, एडियाबैटिक जो सिस्टम है उसमें कोई हीट फ्लो नहीं होता, आपको पता है, यानी इसमें कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यानी जब भी अंदर कंबशन होगा तो टेम्परेचर अंदर इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा है तो आप मेंटेन नहीं करते, जब तक हो रही है तो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा अंदर, जब अगर आप अंडरगोज मीथेन अगर अंदर कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इस केस में इंक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम ए में टेम्परेचर राइजेज होगा, तो यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, जो आपका करेक्ट आंसर इज 1, समझ में।
अब आगे का भी देख रहे हैं। डाइथर्मिक कंटेनर में क्या होता है, हीट कैन फ्लो। डाइथर्मिक में क्या आता है, हीट फ्लो होता है सो डैट टेम्परेचर जो है वो सेम रह सके। समझ में आपको, हीट फ्लो इज अलाउड सो डैट अगर कंबशन नीचे हो रहा है, तो अगर मैं आपको इसका कह दूं कि टेम्परेचर अगर अंदर 200 केल्विन होना चाहिए, तो कंबशन भी हो रहा है, तो इसमें हीट फ्लो होता रहेगा इन अ वे कि अंदर 200 केल्विन ही रहेगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रिमेन सेम। समझ में आ रहा है गाइज, तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको गाइज ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30.4 kilojoule of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride and the entropy change at the melting point is इतना। ठीक है, देखिए एक सॉलिड सोडियम क्लोराइड है ब्लॉक को, उसको हीट दी जा रही है कि उसको मेल्ट हो जाए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, देखिए गाइस बहुत इजी है, एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, ठीक है, और एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, यानी हीट रिक्वायर्ड दिया हुआ है। तो डेल एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो डेल एस क्या है 28.4, क्यू क्या हो गया 30.4 इंटू 1000 किलो जूल दिया हुआ है यानी टी। तो इसको टी को कैलकुलेट कर लोगे तो 1070.422 केल्विन, यानी नियरेस्ट इंटीजर दे दिया तो आप यह मान लो 1070। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही था बस, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। answerexpert.com में आप जरूर मेरे पे विजिट करिएगा, उसको समझ में आएगा, उसमें इसकी PDF मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय।